नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हवा प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने की राहुल गांधी की अपील। लोग अपनी सेहत से हवा प्रदूषण की भारी कीमत चुका रहे हैं। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि हवा प्रदूषण के कारण लोग अपनी सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों से भारी कीमत चुका रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से अपील की कि वे हवा प्रदूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और बताएं कि इससे उनकी जिंदगी कैसे प्रभावित हुई है। राहुल गांधी ने लिखा कि करोड़ों आम भारतीय हर दिन इस समस्या का बोझ झेल रहे हैं और खासकर निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों की रोजी रोटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संकट को भुलाया नहीं जा सकता और बदलाव की दिशा में पहला कदम आवाज उठाना है। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपनी कहानी वेबसाइट पर साझा करने की भी अपील की। राहुल गांधी पहले भी संसद में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने को बताया दुखद मजाक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने पर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे एक दुखद मजाक बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और विपक्ष को कुचलने के साथ साथ देश के लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि आयोग अपने मालिक की आवाज बनकर लोगों से उनके वोट देने का अधिकार छीनने में लगा हुआ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को जल्दबाजी में कराने पर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि आयोग नए नए बहाने बनाकर लोगों को परेशान कर रहा है और उन्हें उनके चुनावी अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह बेहद दुखी और परेशान हैं। पद्मश्री से सम्मानित होंगे देश के 45 अनसंग हीरोज। बस कंडक्टर से आदिवासी कलाकार तक। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों में सरकार ने देश के 45 अनसंग हीरोज को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया है। इस लिस्ट में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने बिना सुर्खियों में आए समाज की बड़ी सेवा की है। इनमें एक पूर्व बस कंडक्टर शामिल हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फ्री एक्सेस लाइब्रेरी बनाई। एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया और 90 साल के एक आदिवासी कलाकार हैं जो दुर्लभ वाद्य यंत्र तारपा बजाते हैं। सरकार ने कहा कि ये लोग स्वास्थ्य, स्वच्छता, कला, संस्कृति, आदिवासी भाषाओं, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा जैसे कई क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। इस लिस्ट में चंडीगढ़ के 88 साल के पूर्व IPS अधिकारी, मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडिस, बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार और जम्मू कश्मीर के समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट जैसे नाम शामिल हैं। मुंबई लोकल में प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या। आरोपी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना में 33 साल के प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात शनिवार शाम करीब 5:30 बजे मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई, जब वह लोकल ट्रेन से उतर रहे थे। आलोक सिंह कांदिवली में रहते थे और फिले पार्ले के नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में गणित के शिक्षक थे, जहां उन्होंने मार्च 2024 में नौकरी शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक वह एक अन्य शिक्षक के साथ चर्चगेट बोरीवली स्लो लोकल के 2nd क्लास कोच में सफर कर रहे थे। ट्रेन में एक यात्री से उनका झगड़ा हुआ जो प्लेटफॉर्म तक जारी रहा। इसी दौरान आरोपी ने धारदार हथियार से उनके पेट में वार कर दिया और भाग गया। उन्हें शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां ज्यादा खून बहने से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 27 साल के एक दिहाड़ी मजदूर को CCTV की मदद से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। RJD के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी यादव बहन रोहिणी आचार्य ने साधा निशाना। तेज प्रताप बोले उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। RJD की पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। RJD ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि एक नए युग का शुभ आरंभ। श्री तेजस्वी यादव जी बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष। इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद परिवार छोड़ने का ऐलान कर चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया।
उन्होंने लिखा कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाशेप, गिरहोए घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा कि जिसे जिम्मेदारी मिली है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस दौरान उनसे बहन रोहिणी आचार्य के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल किया गया जिसमें उन्होंने तेजस्वी को कठपुतली और शहजादा कहा था। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी का ट्वीट 100% सही है। गौरतलब है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पिछले साल तेज प्रताप यादव को एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। मुरादाबाद में हिंदू छात्रा के धर्म परिवर्तन की कोशिश, 5 सहेलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बेलारी इलाके में पुलिस ने एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह शिकायत छात्रा के भाई ने उसकी 5 नाबालिग सहेलियों के खिलाफ कराई है, जो सभी एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्राएं हैं। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 5 और 5(1) के तहत केस दर्ज किया है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें छात्रा बुर्का पहने दिख रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुलिस के मुताबिक घटना दिसंबर के आखिरी हफ्ते की है। बेलारी के सीओ अशोक कुमार ने बताया कि एक नाबालिग लड़की को नामजद किया गया है, जबकि 4 अन्य अज्ञात हैं और मामले की जांच जारी है। वहीं आरोपी लड़की के परिजनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। 2026 तमिलनाडु चुनाव की तैयारी में जुटी टीवी के विजय बोले, यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक लड़ाई है। तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय ने 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक लड़ाई बताया है। रविवार को मामल्लापुरम में एक पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके पर बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी किसी दबाव में नहीं झुकेगी। विजय ने दावा किया कि सिर्फ टीवीके में ही डीएमके और एआईएडीएमके दोनों से लड़ने की ताकत है। उन्होंने पार्टी का चुनाव चिन्ह सीटी भी लॉन्च किया, जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है। टीवीके इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार उतर रही है। तमिलनाडु में इस साल के पहले 6 महीने में चुनाव होने हैं, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। विजय ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर चुनाव को लोकतांत्रिक युद्ध की तरह लड़ने की अपील की। यहाँ हिंदी के लिए कोई जगह न थी, न है, न रहेगी। सीएम स्टालिन। भाषा शहीद दिवस पर फिर भड़की हिंदी पर बहस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक नए बयान से राज्य में हिंदी को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। रविवार को चेन्नई में डीएमके ने भाषा शहीद दिवस मनाया, जहां स्टालिन ने हिंदी विरोधी आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, न तब, न अब और न ही कभी यहाँ हिंदी को जगह मिलेगी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है और डीएमके इसका लगातार विरोध करेगी। उन्होंने आंदोलन के इतिहास से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें 1965 के आंदोलन और अन्नादुरई व करुणानिधि जैसे नेताओं का जिक्र है। तमिलनाडु आज भी तमिल और अंग्रेजी वाला 2 भाषा फॉर्मूला मानता है। यह विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद फिर उभरा, जिसे राज्य ने लागू नहीं किया। डीएमके का आरोप है कि केंद्र इसके जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है और नीति में हिंदी थोपने की बात नहीं है। सरकारी बैंकों में 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल, हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग तेज। देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 27 जनवरी 2026 को हड़ताल होने की संभावना है, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफपीयू ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बुलाई है। यूएफपीयू का कहना है कि मार्च 2024 में आईबीए के साथ हुए वेतन समझौते में सभी शनिवार छुट्टी पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। अभी बैंक हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। यूनियन ने कहा कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं। सुलह बैठकों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने से बैंक 3 दिन बंद रहेंगे। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक प्रभावित होंगे, जबकि निजी बैंक खुले रह सकते हैं।
यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 8 लाख बैंक वर्कर्स और अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है। यूएफपीयू ने मांग की है कि सरकार और आईपीए उनकी जायज मांग पर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाएं। आईसीसी मोहसिन नकवी के बांग्लादेश पर रुख से नाराज, पाकिस्तान को प्रतिबंधों और एशिया कप से बैन की धमकी। रिपोर्ट। बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर कराने की मांग पर पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया था, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। अब नकवी के बयानों से आईसीसी नाराज बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संस्था ने पाकिस्तान को सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। सूत्रों के अनुसार अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से हटता है तो उस पर द्विपक्षीय सीरीज पर रोक, पीएसएल के लिए विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी ना मिलना और एशिया कप से बाहर करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा था कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और सरकार के फैसले के बाद ही पाकिस्तान का रुख तय होगा। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, गैरेज के अंदर जिंदा जलाया गया। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले में एक 23 वर्षीय हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक को एक गैरेज के अंदर जिंदा जलाकर मार दिए जाने की घटना सामने आई है। चंचल कई सालों से उसी गैरेज में काम करता था और मूल रूप से कुमिल्ला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना नरसिंगड़ी पुलिस लाइंस के पास मस्जिद मार्केट के इलाके में शुक्रवार की देर रात हुई, जब वह गैरेज में सो रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने बाहर से शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फायर सर्विस की टीम ने करीब 1 घंटे में आग बुझाई, जिसके बाद अंदर से उसका जला हुआ शव मिला। परिवार ने इसे सोची समझी हत्या बताया है। पुलिस सबूत और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.